अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज वफाकी काबीना के इजलास में विजन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है और हम सुन रहे हैं कि पिछले गुज़श्ता हफ्ते से जब से इस पर सारी चीज़ें चल रही थी, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, खदोखाल उस वक्त वाज़े नहीं थे इस ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन कुछ चहमगोइयाँ हो रही थी और मुख्तलिफ इस पर बातें हो रही थी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्लैरिटी इस पर दी है। उन्होंने वजाहत की है कि ये कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं है, आप इसको ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म की तरह, राह निजात की तरह, वो इसको इस तरह का ऑपरेशन नहीं समझें। ये वैसा नहीं है। तब मुल्क में मुख्तलिफ हालात थे, अब वो हालात नहीं हैं। मुल्क में कोई नो-गो एरिया नहीं है, इस किस्म के मामलात नहीं हैं जो हमने माजी में देखे हैं। अब दहशत गर्दी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें, जैसे कि पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मुल्क में हो रहे थे, उनको मज़ीद हम मुतहर्रिक कर रहे हैं। असल जो मकसद है वो हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, जो पेदर पे वाक़यात हो रहे हैं, दहशत गर्दी की लहर से जो पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तान की जो चाइनीज़ कंपनीज़ के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं, बिशाह में वो इसका निशाना बने। तो ये सारी चीज़ें यकीनन सूरत हाल को ट्रिगर करती हैं और इस वक्त हम चाहते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम कम हो, बाहर से सरमायाकारी आए, तो उसके लिए भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उनको देखा जाए और उन पर मज़ीद काम किया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें आज वाज़े की गई हैं कि ये एक मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेशन होगा। इसमें नकल मकानी की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकाला जाएगा, कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेशन है, इसे किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की तरह ना समझा जाए। इसके हवाले से हम बात करेंगे। खासी क्लैरिटी चूँकि आ गई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे की बात करें तो बताया ये जाता है कि रवां बरस के इब्तदाई 5 महीनों में दहशत गर्दी के वाक़यात में 83% इजाफा हुआ है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी था इस ऑपरेशन का होना। और इसके अलावा पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, मुसलसल दहशत गर्दी बढ़ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं और एक ख़ास पैटर्न हमें नज़र आया पिछले कुछ सालों में कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निशाना बनाया जाता रहा और आम आवाम भी इससे महफूज नहीं है। तो इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त ये मजबूरी है कि पाकिस्तान अज़्म इस्तेहकाम के नाम से इस वक्त जिस ऑपरेशन, जिस विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस पर काम किया जाए। इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं गेस्ट, हाफिज़ साहिर खलील साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, इश्तियाक गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं थी इस हवाले से कि ये किस किस्म का ऑपरेशन होगा, किस नौयत का ऑपरेशन होगा, मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन आज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो गई हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी नाहिद कि इसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट मेंबर्स को एतमाद में लिया और इसके ज़रिए उन्होंने बाज़ गलतफहमियों का अजाला भी किया और बाज़ हलकों में जो ये एक बेचैनी पाई जाती थी कि ये कोई बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है और एक बार फिर आवाम मुश्किलात का शिकार होंगे। आपने देखा कि पिछले 2 दिन से इस पर सियासत भी हो रही थी, बाद सियासी पार्टियां इस पर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रही थी, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार हो रहा था। तो आज काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बहुत सी बातें, इसके मकासद भी बयान किए हैं, इसका पस मंज़र भी बयान किया है कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है। तो एक तो बात यह है कि उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि इससे इस ऑपरेशन जो भी होने जा रहा है, ये ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ताउन और रियासती निज़ाम के मजमूई विजन की अक्कासी करेगा। इसका मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत के तमाम ऑर्गन जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क को पुरअमन बनाया जाए और मुल्क में जो दहशत गर्दी की लहर आई हुई है उसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी जिसने एक बार फिर जो है मुल्क में बेसकूनी और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा कर रखी है, उसका खात्मा किया जाए। आप ये देख रहे हैं कि इस पुरतशद्दुद लहर की वजह से 1 महीने के अंदर 2 बड़े वाक़यात हुए, सवात में भी हुआ और सरगोदा में भी हुआ और उसमें जो है वो महज मजहबी एक तासुब की बिना पर 2 अफराद जो हैं उनको ज़िंदा जलाया गया
और ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल थी। और इससे पता चलता है कि हमारे माशरे में अस्करियत पसंदी और इंतहा माइंडसेट है वो ये कितनी तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं थी। अभी भी देखें, इसमें बड़ी सूरत हाल वाजे की है। डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी काफ़ी सूरत हाल वाजे हुई है। और देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि माजी में भी ऑपरेशन होते रहे हैं। देखिए, आप अगर ऑपरेशन राह निजात, राह हक, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 4, ये ऑपरेशन, उसके बाद फिर 2014 में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, 2017 में जो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये तकरीबन 21 ऑपरेशन जो हैं वो चले हैं। आप देखें, ये गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान, इस अरसे में ये जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ सूरत हाल थी कि हमारे पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो अस्करियत पसंदों के कब्जे में थे। उस वक्त फाटा जो है वो एक अलहदा ज़ेर इंतज़ाम इलाका था वफाक का। और आज जो है सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि फाटा जो है वो मर्ज हो चुका है सूबे में और वहाँ सूबाई कंट्रोल है। इस लिहाज से सूबे की हुकूमत भी बर्री ज़िम्मा नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है कि KP के चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में मौजूद थे, एपेक्स कमेटी में, और उनकी तरफ से भी दबी ज़बान में इस पर इत्तफाक किया गया था जो भी ऑपरेशन होने जा रहा है। तो अब यह है कि सूबों का इत्तफाक भी ज़रूरी है और सूबों का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ज़रूरी है। हाफिज़ साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, इस पे हम ज़रा डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर आज़म ऑफिस से जो एलामिया आया है उसमें चीज़ें बहुत हद तक वाज़े हो गई हैं। अब हमें ये मालूम हो गया है कि ये कोई उस तरह का बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है जैसे कि माजी में हुए। मैं ये देख रही थी, बताया ये जाता है KPK में सूबे और कबायली इस्लाम में अब तक 21 फ़ौजी ऑपरेशन हो चुके हैं अंदाज़न, और इस दौरान शिद्दत पसंदों के साथ 8 मुआहदे भी हुए। लेकिन हमें ये तमाम तर मुआहदे तो होते रहे, लेकिन एंड में क्या हुआ कि तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी होती रही और उनकी पाबंदी नहीं की गई। और इससे पहले जो एक डिबेट चल रही थी कि इनसे बात की जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस किस्म का जो विजन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इसके अलावा हम आगे बढ़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वहाँ पे ये बात हुई कि मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के विजन के लिए अज़म इस्तेहकाम जो है वो है, ये कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन जब सुना कि इस तरीके से एक ऑपरेशन हो रहा है तो बदकिस्मती से लोगों ने ये समझा कि यहाँ तो ये जिस तरीके से ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था उस तरह का कोई ऑपरेशन होगा। और जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जून 2014 के अंदर हुआ था तो जुलाई के पहले हफ्ते में खबरें आ रही थी कि तकरीबन 6.25 लाख लोग जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। तो लोगों को लगा कि शायद एक दफ़ा फिर नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों ने समझा कि ये इस तरीके से ऑपरेशन होगा कि दहशतगर्दी के खात्मे के साथ साथ शिद्दत पसंदी से होता हुआ डिजिटल टेररिज्म के उसमें आ जाएगा और फिर लोगों को उस तरीके से उठाया जाएगा और लापता किया जाएगा। तो इसकी वजाहत हो चुकी है और बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की तरह का कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि हम ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बारे में जब बात करते हैं तो एक तासर ये दिया जाता है जैसे पता नहीं उसमें कितना नुकसान हो गया। नो डाउट के लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, लोगों की जो मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन ये देखिए कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नतीजे के अंदर ही वज़ीरिस्तान जहाँ पे कभी खौफ और डर की बात की जाती थी, अभी वहाँ पे अमन है, माशी तरक्की हमें नजर आती है। मैंने खुद पिछले कुछ अरसे के अंदर अंगूर अड्डा, गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल, नवा पास क्रॉसिंग पॉइंट, तोरखम, वहाँ का विजिट किया और वहाँ के जो मकामी लोग थे वो ये बात करते हैं कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात थी, डर था, खौफ था, लेकिन अभी यहाँ पर अमन है, खुशहाली है, हमारे पास रोज़गार के मौके हैं। फिर जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद 2017 के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ तो उसका मकसद यही था कि चले हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नतीजे में तो दहशत गर्दों को कुछ को मारा, कुछ जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे चले गए, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो दहशत गर्द अनासर हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको ख़त्म करना है। तो फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन हुए, कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और आज का 2024 का जो पाकिस्तान है हमें 2007, 8, 9, 10 वाले पाकिस्तान से खासा जो है वो पुरअमन दिखाई देता है। तो अब भी ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बताया गया कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। इसके हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी बड़ा क्लियर कहा है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई जो है वो इस तरह की चीज़ रह गई है जिसके ऊपर परेशानी का इज़हार किया जाए, अभाम हो, कन्फ्यूजन हो। लेकिन मज़ीद अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं भी हज़ब इख्तिलाफ के ये कबायली माहिदीन के, तो बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए हल हो जाएंगे और इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर बात की। जी बिल्कुल। आगा साहब,
आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम कल भी इसके हवाले से बात कर रहे थे और आपने ये कहा था कि एक मुख्तलिफ ऑपरेशन होगा, ये उस तरह से नहीं होगा, लेकिन जो इन्होंने इश्तियाक साहब ने बात की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद, रद्दुल फ़साद के बाद हमने देखा कि जिस तरह से सूरत हाल बेहतर हुई, आपने दहशतगर्दी का खात्मा किया, लोगों की ज़िंदगी जो उस इलाके में रहने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं और वो समझते हैं कि किन मुश्किलात का वो शिकार थे, कितनी कुर्बानियाँ आम आवाम ने दी, वो अब सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे नहीं तो हमने तो कल जो इसके पैरामीटर्स हैं ऑपरेशन के, कल मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम में तो डिस्कस हमने कर लिए थे कि ये टोटली इंटेल ऑपरेशन है। मैं इंटेल बेस्ड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। इंटेल ऑफिस इंटेल है, इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी, इसमें पूरे साइंटिफिक गैजेट्स भी इस्तेमाल होंगे, इसमें हर चीज़ इस्तेमाल होगी जो पाकिस्तान के उन थ्रेट्स को ढूंढने में हमारी मदद देगी जो मुल्क के कुछ लोगों के पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, ये काइनेटिक नहीं होगा खाली। हाँ। और आप अगर इसको समझना चाहें ना तो आपको एपेक्स कमेटी में जो एक स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का वो आपको सामने रखना पड़ेगा, फिर कोई आपके लिए एम्बिग्युइटी रहती नहीं है। उसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा था कि जो बोझ डाल दिया गया हुआ है पाकिस्तान आर्मी पे वो हमें सबको शेयर करना है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मीनिंग बाय होता ये है कि आप एक टेररिस्ट को पकड़ के लेकर आते हैं, आप उसको अदालत में पेश करते हैं, झंडा चिची वाला वाक़या हमारे सामने है, उसके बाद पता चलता है कि 2 साल बाद 6 महीने बाद वो टेररिस्ट जो है उसको पहले बेल मिल जाती है और फिर वो अपना स्किप हो जाता है। ठीक, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल देना चाहता हूं। लाहौर में मनावा के मनावा जो पुलिस ट्रेनिंग था उसके ऊपर अटैक किया टेररिस्ट ने, वहां पे एक बंदा पकड़ा गया, हजरत अली उसका नाम था, उसके बाद वो पुलिस के हवाले कर दिया गया, उसके बाद वो छूट गया, उसकी जमानत हो गई, और वही बंदा हजरत अली बाद में कराची में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हुआ, प्रेशर कुकर के बीच में रख के बम बनाया गया, उसमें वो मारा गया। जस्ट आप यहां से इमेजिन कर लें कि ये जिम्मेदारी सिर्फ फौज की नहीं है, ये हमारे सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। आप एक चीज को पकड़ के लेके आते हैं, वो आपके हाथ से अपना निकल जाती है। हमें बहरहाल अब सारे सिस्टम को देखना पड़ेगा कि लूप होल्स कहां कहां हैं हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमने बेसिकली पाकिस्तान आर्मी फटीक भी, हमने हर चीज हम कहते हैं आप जिम्मेदार हैं, किधर है इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपीके की? क्या ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर इज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो किधर है? मेरा मकसद है कि अगर देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है, सीटीडी अपना ने बहुत अच्छा काम किया है, केपीके के उनके जवान, पुलिस के जवानों ने जब अपनी जानें दी हैं, वो आज भी अपनी जानें देने को तैयार हैं। भाई उनको मौका तो दें, आपने उनको बेसिकली डक करके रख दिए, बल्कि आप जहां पे आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी इन जगहों पे पिकेट्स होना चाहिए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है रहने दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और इसमें फिर आपको कहूंगा कि ये ऑपरेशन में आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट हासिल देनी है। कहां से? इकोनॉमी से, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, उसके बाद जस्टिस सिस्टम से, उसके अलावा लोगों से, मीनिंग बाय नैरेटिव से। देखें हमने एपी जब अपना नैप किया था, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान किया था, उसमें जो अस्करी पॉइंट्स थे वो तो तकरीबन सारे हमने कर दिए पूरे। जो थे अपना मनी लॉन्ड्रिंग के, वो हमें बाद में हमने पूरे कर दिए 2022 तक, क्योंकि हम वो फैटफ की लिस्ट में आ गए थे। लेकिन आज भी सिलेबस के ऊपर वो जो 4 पॉइंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे, पूरे किसी सिलेबस को टच नहीं किया गया। मैं भी यही चाह रही थी कि नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से हम थोड़ी सी आपने भी बात की थी, मेरे किसी दोस्त ने की थी, ये जो स्वाद में कुछ हुआ है या जो सरगोदा में कुछ हुआ है, इसको मिटिगेट करने के लिए ये फैसला किया गया था 2014 में कि हमें अपना सिलेबस बदलना होगा, उसमें से एक्सट्रीमिज्म को निकालना होगी। ये काम किसके थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे। तमाम स्कॉलर्स को आपने ऑन बोर्ड लेना है, सारे मदारिस को ऑन बोर्ड लेना है। देखिए सारे काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। देखिए फिर एजुकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आता है, अब लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आता है। और केपीके की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब उन्होंने इनवाइट किया टेररिस्टों को, अफगानिस्तान से इनवाइट किया कि आप आए और आप अपने बच्चों के साथ अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स के साथ पाकिस्तान में आए और आके यहाँ रहे, तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो इनके खिलाफ खड़े होंगे?
ठीक है हाफिज साहब, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से थोड़ा सा लोगों में आपने ही बल्कि इशारा किया था सरगोदा वाला वाक़या और सवात वाला वाक़या कि जो इंतहा पसंदी जो एक माइंडसेट तब्दील हो गया लोगों का, उस पर काम करने की हमें ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से हम उस लेवल पे कर नहीं पाए, वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए देखें एक पूरा एक मुकम्मल अदारा जो है नेक्टा को कायम किया गया था नेशनल एक्शन प्लान के बाद, और उसके जो 22 निकात थे उस पर अमल दरामद के सिलसिले 20 गालिबन, हाँ जी। लेकिन उसमें आप ये देखें कि उसमें जो हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो हम पूरी तरह से उस पर अमल नहीं कर सके, और उसके ज़रिए हम जिस तरह से आगा साहब ने बात की है, हम एजुकेशन जो इस्लाहात थी ख़ास तौर पर मदारिस रिफॉर्म्स, उस पर काम नहीं हो सका, उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। एक नैरेटिव बनाने में तो कामयाब हो गए कि हम जो है वो पाकिस्तान को एक पुरअमन स्टेट बनाएंगे, हम अपने बच्चों को वो तालीम असली तालीम देंगे, हम दीनी मदारिस को जदीद उलूम से आरास्ता करेंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद, उस पर मॉनिटरिंग और उनके वसाइल में इजाफा, ये तमाम चीज़ें जो है ये काम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, उस पर काम नहीं हो सका, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकी। यही वजह है कि हम वो माइंडसेट जो अस्करियत पसंदी और शिद्दत पसंदी को फ़रोग दे रहा है उसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके, और उसमें सबसे बड़ी जो खराबी पैदा हुई वो 2017 में जब हमने इनवाइट किया उन तालिबान को कि जिनके बारे में हमने ये तासुर दिया कि ये अच्छे तालिबान हैं, तालिबान ही हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान, जो मज़ाहिमतकार हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, उनमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। वो ना तो दीन के हक में है, ना वो कोई मुसलमान कहलाते हैं, उनका कोई मजहब नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, वो स्टेटलेस एक्टर्स हैं। तो यही वजह है कि जब वो यहाँ पर ये शिद्दत पसंदी की हालिया लहर उन्हीं अहमकाना और गलत फैसलों का नतीजा है कि जो आज पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रही है। सारी दुनिया में अमन कायम हो चुका है। देखिए 2017 में जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद आया, उसके बाद आप देखें कि नेटो की फोर्सेस चली गई और दुनिया पाकिस्तान जो है बिल्कुल पुरअमन हो गया। लेकिन ये जो फैसला था जिसके ज़रिए यहाँ पर 5-6 हज़ार तालिबान को दोबारा लाया गया, उसने तबाही मचाई, और 2 सूबे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK आज भी इससे बुरी तरह मुतासिर हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है उसका टारगेट भी 2 सूबे हैं, कि ताकि ये नहीं है कि ये बैक वक्त चारों सूबों में होगा, ये एक टारगेटेड ऑपरेशन होगा और इंटेलिजेंस बेस्ड। क्योंकि देखिए इस वक्त भी जो हमले हो रहे हैं वो कोई ये नहीं है कि उनके पास कोई पूरे इलाके हैं, टारगेटेड हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका शिकार हो रही है। आए रोज़ हमारे जवान जो हैं शहादतें दे रहे हैं। अब हमें इस लहर को ख़त्म करना है और हमें उस सहूलतकारी को भी ख़त्म करना है जिसकी वजह से ये लहर जो है बढ़ रही है। अगर हमने इसको ख़त्म ना किया तो हमारे वो इलाके हमारा कोई इलाका पुरसकून नहीं रहेगा। और जिस मईशत का हम ख्वाब देख रहे हैं, जिस मईशत के हवाले से हम दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी जो है महफूज है, तो वो जो है वो ख्वाब हमारा पूरा नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि चीन का जो डेलीगेशन रिसेंटली आया है उसने कहा जी कि जब तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, यहाँ दहशतगर्दी का फ़रोग जो है वो मुश्किल रहेगा, सरमायाकारी का फ़रोग जो है वो मुश्किल होगा, ऑब्वियसली बाहर से सरमायाकारी यही वजह है कि अब सारी तवज्जो तमाम रियासती इदारों की तवज्जो इसी बात पर है कि पाकिस्तान को पुरसुकून बनाया जाए, पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और इस किस्म के अफरीद जो है उनका खात्मा बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, अच्छा इश्तियाक साहब, ये मैं देख रही थी एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की भी, उसमें भी उन्होंने ये कहा KPK के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ पे दहशतगर्दी जो इसमें इजाफा हो रहा है। तो इस ऑपरेशन का मकसद फिर ये समझा जाए कि गुज़श्ता 3 बरसों में के दौरान जो है कबायली जो इलाके हैं, ज़ाहिर है वो KPK का हिस्सा है, उसमें TTP जो है वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती रही है। वक्तन फ़वक्तन वो लोग अटैक करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और हमें पता है कि कहाँ वो वापस जाते हैं और कहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, और फिर बहुत ज़रूरी ये भी था, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अब पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ नहीं हैं, वो आते हैं, अटैक करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसको रोकना है।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत जी, करना जी, चाहता हूँ। श्योर। जैसे भी सर कह रहे थे ना कि टारगेटेड ऑपरेशन होगा जो सिर्फ KPK और बलूचिस्तान तक होगा। मेरा ख्याल है कि इसका जो दायरे कार है वो सिर्फ 2 सूबों तक नहीं होगा, पूरे ओके। पाकिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि ज़ोब हमले के अलावा अगर हम मियाँ वाली एयरबेस हाँ, हमले की बात करें तो बिल्कुल, वहाँ पे जो हाँ। दहशतगर्द अनासर थे उनके पास कौन सा असला था? वो असला था जो अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा था, और जिन्होंने हमला किया उन्होंने वही असला इस्तेमाल किया। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम पंजाब की भी बात करें तो यहाँ पे भी अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उसके अंदर भी अगर अमेरिका और नेटो का असला इस्तेमाल होता है, तो फिर इसको हम सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन करके 2 सूबों तक तो महदूद नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर अचानक से दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर इजाफा क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि जब अफगानिस्तान के अंदर उनके साबिक से दूर थे हामिद करजई और अशरफ गनी, जब उनकी हुकूमत थी तो हम कहते थे कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS और जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रहा है, इनका आपस में नेक्सस है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराते हैं। 60 से ज़ायद जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए हुए थे। तो पाकिस्तान को तवक्को थी कि जब भी कभी वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो शायद पाकिस्तान के लिए एक साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि अभी अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है, उनकी सरपरस्ती उनकी जो है वो उनके बिल्कुल सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप इसको मानते नहीं सरपरस्ती कह लें हैं। तो ये अगर वहाँ से TTP के दहशतगर्द या कोई और दहशतगर्द तंजीम अमेरिका सारी और तंजीमें नेटो का वहाँ पर असला बिल्कुल, इस्तेमाल कर हाँ। रहे हैं तो उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। अमन मुआहदा जो हुआ था उनका दोहा के अंदर, उसके अंदर उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बस ये लेकिन यकीन इसके दहानी बावजूद हो रही रही है। है। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर हम इसी पे बात करेंगे कि इस पर क्यों अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है तालिबान की, वो इस पर क्यों काम नहीं कर रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। बाबा बाबा, मूसा ने ढेर सारे फूल तोड़ दिए क्यारी से। मूसा, नौरीन क्या कह रही है? मम्मा की पत्ते थी जो मैं फूल जमा कर रहा था। इतनी प्यारी बात थी तो अब्बू को क्यों नहीं बताया? चलो हम भी जमा करते हैं फूल, आ जाओ। बच्चों के जज्बात को समझें, गुस्से के बजाय प्यार से समझाएं। बच्चे जिंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम, परवरिश हर कदम। वेलकम बैक टू द शो। और इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, इस वीएन के हवाले से कि इसके मकासद क्या हैं, क्यों ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करने के लिए, हमारे जो कौमी मफादात के मामलात हैं उस पर काम करने के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम अपनी इकानमी की बात कर रहे हैं, बाहर से हम पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर काम किया जाए। इसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगा साहब की तरफ आऊँगी मैं। आगा साहब, एक आम जर्नलिस्ट, इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस, या आवाम की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ख़बर मिली, अभी ये बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हुआ था, कोई इस किस्म की चमगोइयाँ हमने सुनी और लोगों की जो बेचैनी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इसके हवाले से शुरू हो गए। आज उसमें अगरचे बहुत क्लैरिटी आ गई है, वज़ीर आज़म साहब ने तमाम तर चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इससे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा नाहिद कि इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी पैदा हुई और उसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में मैं किसी हद तक मीडिया को भी देता हूँ। मीडिया ने इसको जिस तरह पोर्ट्रे किया वो ऐसा है नहीं। यानी कि अगर हम सब लोग कल ये बात कर सकते हैं, और जो हमने कल बातें की वो ये आज तकरीबन उन्होंने मिनिस्टर्स ने अपना डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कही, तो ये बात मीडिया में अगर हम समझ सकते हैं 4-5 लोग, तो बाकी पूरा मीडिया भी समझ सकता था। इसको उन्हें कॉम्प्लेक्स किया। चलिए उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। आपने कहा व्हाट इज टू बी डन, एक्चुअली आपने मुझसे पूछा। देखिए, इस वक्त तो हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं ना, जिनको हमने हर सूरत में इस विजन में कह लें या इनिशिएटिव में कह लें, हम एड्रेस करना चाहिए हमें। देखिए जी, एक तो है हमारी जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टेररिज्म की वजह से। उसके अलावा जो अनसर्टेनिटी ऑन कंज्यूमर और जो इन्वेस्टर बिहेवियर है वो हमने अचीव करना है, उसमें अनसर्टेनिटी हमने ख़त्म करनी है ताकि कंज्यूमर इन्वेस्ट करे। यानी कि आप लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं कि पता नहीं हालात खुदा ना खास से मेरे मुंह में खाक के क्या हो जाएंगे मुल्क के, आप उसको तो छोड़े, यानी कि इन्वेस्टर को तो छोड़े, इवन कंज्यूमर भी पैसे निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो हमने उसको मिटिगेट करना है। जो रीट्रेंचमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड लोकेलिटीज़ है कि हमारे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जो केपीके के साथ बॉर्डरिंग करते हैं, हमें उनको हर सूरत में सिक्योर करना है। उसके बाद जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालॉग है ना, हमारी जो कॉस्ट देखे जाए सिक्योरिटी की कॉस्ट वो इतनी बढ़ गई है। हमें, मेरा मकसद है कि हमें इतना इन्वॉल्व कर लिया गया है उसमें टेररिज्म में, और कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे जो है जा रहे हैं सिक्योरिटी अपना उसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद जो हमारा जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन से मुराद है कि जब आप की चीज़ें निकलती हैं, यानी कि पता चलता है कि जी ट्रक जो है वो फलाने एरिया में 4 दिन से खड़े हैं क्योंकि हड़ताल हो गई है, और पता चलता है कि हड़ताल जो थी स्पॉन्सर थी, एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई थी, एक खास ग्रुप ने करवाई थी चमन के करीब, याद होगा आपको, 16 दिन हड़ताल रही।
ये चीज़ें हमने उसमें हर चीज़ को अच्छा, उसके बाद जो है हमारी स्मगलिंग ऑफ एडिबल अपना प्रोडक्ट्स है वो हमने कंट्रोल कर ली। उसके बाद जो इंकरेजमेंट ऑलरेडी हम काफी काम कर रहे हैं, वो हमने कर रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के हवाले से। और उसके बाद कंट्रोलिंग रूट्स ऑफ डिस्टर्बिंग सप्लाई चेन, हमें अपनी तमाम जितने भी हमारी M1s हैं यानी कि एम्स हैं यानी कि मोटरवेज हैं, उनको हमें इमीडिएटली सिक्योर करना है कि ये जो बड़े हड़तालें और जिसका दिल चाहता है कि बंद कर देता है, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करनी है। और आखिरी पॉइंट मैं कहूँगा, अटैकिंग एंड हरासिंग लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ना सिर्फ अपना फॉरेन इन्वेस्टर, इवन जो लोकल इन्वेस्टर है, यानी कि वो जो अपना आप जाके बात करें अपना यानी KPK के जो ट्रेडर्स हैं या अपना दुकानदार है, वो घबराए हुए हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस जो है वो अपना स्टेबल है कि नहीं लेकिन है। ये देखें, ये अच्छा आगा साहब नहीं आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल तक की बातें थी। आज जब वजाहत आ गई है तो मेरा ख्याल है कि मैंने कहा ये हमें करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हमें करना चाहिए। देखिए मुझे सवात में जो वाकया हुआ उसके बाद आपका ख्याल है कि टूरिज्म रहेगी सवात में? कभी एक वाकया हुआ, और ये हुआ कब? जब पीक सीजन है, और जब उसकी पहली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है आप हैरान हो जाएंगी कि वाकया था ही कुछ नहीं। ठीक है, वो एक आदमी ने जो कि वहां पे एक होटल में मुलाजिम है, उसे पूरी कहानी गढ़ दी आके। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और उसका जो पता नहीं क्यों गढ़ी, उसका जो नतीजा हम सब ने देखा कि कितने। क्या आप मुझे बताएं कि जो टूरिस्ट जो वहां पे होटल है जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं। अगर हम स्पेसिफिक इस विजन की बात करते हैं तो फिर अब चीजें काफी क्लियर हैं। आज जो वजाहत आई है उसमें मेरा ख्याल है कि जो इसमें एम्बिग्युइटी थी, जो बेचैनी थी, वो खासी उसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। अच्छा हाफिज साहब, आप अपनी बात भी कीजिएगा, लेकिन हम जिस सफारती मंसूबे की भी बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम चाइना को भी इसमें शामिल करें कि कुछ दबाव बढ़ाया जा सके ताकि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान में उनसे बात की जाए सिक्योरिटी के मामलात को, क्योंकि चाइना के खुद स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम अमन कायम कर सकते हैं। देखिए ये अज़्म इस्तेहकाम का जो एक सेगमेंट है जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो है सफारती राब्ताकारी जी, और उसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनका एक मुकम्मल ताउन सफारतकारी के ज़रिए वो हासिल करना चाहता है। क्योंकि देखें इसमें चाइनीज़ इंजीनियर की जो हलाकतें हुई हैं बिशाम में मार्च में, उसके बाद ये ज़रूरी हो गया है कि हम वो तमाम दहशतगर्दी के अड्डे जो हैं ख़त्म करें, हम उनकी सहूलतकारी का खात्मा करें और पाकिस्तान में वो हालात पैदा करें कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो फ़रोग पा सके। अब इसके लिए जो सफारतकारी है वो इसलिए भी ज़रूरी है। हम कितना काम देखिए वो तो एक अलग है और मतलब उसके जरिए भी काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये चीजें उसको डैमेज कर रही हैं। लेकिन कल मुनीर अकरम ने जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है सलामती कौंसिल में, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सलामती कौंसिल का मेंबर भी है और अपनी बात जो है अच्छी तरह से कन्वे कर सकता है आलमी बिरादरी के साथ। उसमें अफगान गवर्नमेंट से भी, तालिबान हुकूमत से भी ये कहा गया कि उसने एक अच्छी पेशरफ्त की थी कि बातचीत की, पाकिस्तान से मुख्तलिफ सतह के डेलीगेशन गए और उनके ज़रिए पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई कि TTP के ठिकाने जो हैं वहाँ पर दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और TTP के जो दहशतगर्द हैं उनको डिसआर्म किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस बारे में ठोस शवाहिद पेश कर चुका है तालिबान हुकूमत को कि वो दहशतगर्द हमारे हवाले करे या ट्रायल खुद करे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो यही वजह है कि जब तक दहशतगर्दी के वो ठिकाने जो अफगानिस्तान में कायम है वो ख़त्म नहीं होते, उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट जो है होता रहेगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी। और देखिए ये जो अज़्म इस्तेहकाम आ रहा है आज, इससे पहले हमने 3-4 महीने पहले कुछ ऐसे इक़दाम किए थे ताकि आने वाले दिनों में जब भी हम कोई ऐसा इक़दाम उठाएं तो उसके लिए एक रास्ता बन सके। जिस तरह से आपने कहा स्मगलिंग ख़त्म की, बॉर्डर मैनेजमेंट को कंट्रोल किया हमने, नापसंदीदा अनासर की आमदोरफ्त कंट्रोल की और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़रिए हमने डॉलराइजेशन, गैर मुल्की करेंसी जो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी उसको रोका। इस तमाम इकदामात के नतीजे में पाकिस्तान का रुपया भी मुस्तहकम हुआ, पाकिस्तान की करेंसी मार्केट बेहतर हो गई और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हुई। अब पाकिस्तानी मईशत जो है जब बेहतरी की जानिब गामजन है तो आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी फिर बढ़ रही है, क्योंकि इसके सारे ताने बाने दूसरे मुल्कों में मिल रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है बदकिस्मती से, खा वो इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, जब तक ये सरपरस्ती करेंगे
और आलमी बिरादरी इन पर दबाव नहीं डालेगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि आलमी बिरादरी अपना रोल अदा करे और सफारती सतह पर दोनों मुल्कों को, अब दोहा कॉन्फ्रेंस 30 जून को होने वाली है, उसमें यकीनन ये मसला भी पेश आएगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए। कम मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों का भी टेक इस पर ले लेती हूँ। एक तो हम चाइना के किरदार के उसके रोल की बात कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है इस सारे सिनेरियो में कि क्या वो कोई प्ले कर सकता है इस हवाले से कि अफगानिस्तान के बुरी हुकूमत पर कुछ दबाव डाले? बिल्कुल सही। 2001 के अंदर हम देखते हैं कि जब अमेरिका के अंदर एक 9/11 हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना तो हमने 80,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी, 160 अरब डॉलर से ज़ायद का माशी नुकसान बर्दाश्त कर लिया। अमेरिका के 9/11 जो हुआ था उसके अंदर सिर्फ उनके 2,996 अफराद जो थे वो जाँ बाक हुए थे। पाकिस्तान ने इतना नुकसान कर लिया तो अमेरिका ने पाकिस्तान का आज तक कितना साथ दिया, सबसे पहले पॉइंट। दूसरा यह है कि जब आप अंदरूनी तौर के ऊपर, माशी तौर के ऊपर जो है वो मुस्तहकम होते हैं, आपके यहाँ खुशहाली होती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, बैरूनी इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, तो फिर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा होता है, फिर वो खुलकर आपका साथ देते हैं। हमने देखा था कि गुज़श्ता हुकूमत के अंदर भी DGISPR और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान की मुदाखलत के शाहिद हैं, ये डोजियर्स हैं, ये हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के बासर इदारों और ममालिक को देंगे। उसके बावजूद भी आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन उसी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फिर हम यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको भी हिंदुस्तान अपनी साइड से सरहदी इलाकों में नहीं जाने देता, वहाँ पे जाके विजिट नहीं करना देता कि जाके देखें कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे क्या हो रहा है। तो हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब जैसे SIFC के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर हम मिनरल्स की बात करें, IT की बात करें, लिम्स लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और IT, तो अब खलीजी ममालिक का जो है पाकिस्तान उनके लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। तो अब एक मौका तो है कि डेफिनेटली हम मौसर सफारती सतह पे ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए और मौसर राब्ते जो है दुनिया के दीगर ममालिक के साथ बढ़ाने के लिए इन ममालिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साजगार माहौल है, लेकिन ये तब भी होगा जब ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के नतीजे के अंदर जो अहदाफ हमने हासिल करने हैं वो हासिल होंगे। यहाँ पे मुस्तकिल अमन दिखाई देगा, बैरूनी इन्वेस्टर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका इत्मीनान बढ़ेगा, तो फिर ये रास्ता भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने बात हम कर रहे थे कि क्या मकासद हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से ये सारे मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी मकासद नहीं हैं, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे, पार्लियामेंट में इस पर बात होगी, बहस होगी, इन कैमरा इजलास की भी कल भी बात की गई थी। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर की गई हैं ताकि किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको हम दूर करेंगे, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा ताकि इस पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो सके। माजी में भी ऐसा होता रहा है, ये अब ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इस तरह से एकदम से अब्रप्टली तो नहीं होंगी, तमाम तर चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद जो इसके SOPs तय किए जाएंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसके हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आगा साहब को मैंने शामिल करना है गुफ्तगू में। आगा साहब, ये बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हमारे जो मुल्की मफादात हैं, कौमी मफादात हैं, वो सबसे पहले आते हैं, सियासत बाद में आती है, तो तमाम सियासी जमातों को इस पर मिल कर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं साहबा, ये मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और मैं बड़ा इस मामले में बड़ा पूर्ण उम्मीद हूँ। देखें, जब नैब हुआ था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मिनहसुल कौम सारी इकट्ठी हो गई थी। मुल्क में ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मैच्योर हैं। आप APS की बात करें? जी, उसके बाद नैब हुआ था जी, तो वो बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। लेकिन बहरहाल कुछ अब ऐसी, देखिए ख्वाजा साहब ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट KP के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनको वो KP से आगे पाकिस्तान के बारे में उनको सोचना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के। ये इंपॉर्टेंट बात है और यही उनका मैसेज है। और उन्होंने बड़ी स्टेट, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ख्वाजा साहब को कि उन्होंने कोई ढकी छुपी बातें नहीं की हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ठीक है, अब पाकिस्तान की अपना यानी कि हमारे रेट हर जगह पे है, लेकिन आज भी रात को कुछ इलाकों में हमारी जो है वो रेट उस तरह नहीं होती है, स्टेट की जितना होनी चाहिए, और वो KP के इलाके हैं। हमें KP के या बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध से ऊपर सोचना है, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है। हमें अपनी पॉलिटिकल जो हमारी इंटरेस्ट हैं
उससे आगे जाके सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह मुल्क चलते नहीं हैं। ठीक है, आपका वोट बैंक है KPK में, आपको प्रॉब्लम है। जब स्मगलिंग रुकी कितना शोर पड़ा था, मुझे याद, मुझे बताइए कि जब स्मगलिंग को रोका गया, डॉलर की स्मगलिंग और बाकी चीज़ों को, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने कितना शोर डाला था, क्यों? यानी कि, और यहाँ तक बात की जाती है कि जी हमारे ये देखिए, अगर हम स्मगलिंग रोकेंगे तो अफगानिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम होगी। भाई ये मुल्क मेरे बड़ों ने अपनी जानें दे के पाकिस्तान के लिए हासिल किया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए नहीं हासिल किया गया था। आपके मेरे सब बुजुर्गों ने हमने जाने दी हुई है इस पाकिस्तान बनाने के लिए, तो ये क्या किसी और मुल्क के लिए हमने बनाया? दिस इज द क्वेश्चन। हाफिज साहब, ये सियासी इत्तेफाक कितना जरूरी है और ये होगा कैसे? असल बात यही है, हाँ। जो ख्वाजा साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी महवर है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस जो है पार्लियामेंट में कायम किया जाएगा और इस पर सेनेट और कौमी असम्बली इस पर बहस कराई जाएगी। मुमकिन है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो जाए और या ये है कि दोनों ऐवान जो है अलग अलग अपनी सिफारिशात तैयार कर लें। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि जो ही बजट मंजूर होगा, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक पार्लियामेंट जो है बड़ी फुल डिबेट करेगी और इसमें जिन अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी, ताकि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं तो उसको हल किया जाए। बिल्कुल, उसको दूर किया जाए। ये है कि इस पर कोई कमज़ोरी नहीं रहनी चाहिए जो भी ऑपरेशन होने जा रहा है। और इस पर माजी में भी देखें जितने भी ऑपरेशन हुए उस पर कौमी इत्तेफाक रहा और अब भी जो कुछ होने जा रहा है इस पर ये बिल्कुल कौमी इत्तेफाक राय होगा। और इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाए और उसमें तमाम पार्टियां शामिल हो जाएं, ताकि यह है कि इस तरह के मामला जो हैं उसमें ज़ेर बहस आते रहें, ज़ेर गौर आते रहें। ठीक है, व्हाट्स योर टेक इश्तियाक साहब, कैसे ये मामला तय होगा? कैसे मेरा ख्याल है कि अभी अगर हम ऑपरेशन फिलहाल अज़्म पाकिस्तान की बात करें तो उसके हवाले से अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं तो उनको ख़त्म होना चाहिए। अब मौलाना फजल और रहमान साहब ने कहा था कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ये अदम इस्तेहकाम साबित होगा। जब उनको पता ही नहीं है कि इस ऑपरेशन के अंदर हासिल क्या करना है तो फिर बातें किस तरह की। फिर हम देखते हैं KPK के अंदर हुकूमत है जो वो भी इसी तरीके से अभी तक इसकी कुछ चीज़ें सामने आई नहीं है, लेकिन आपने बड़े बड़े बयान दे के ऐसा तासर दिया जैसे इसको आपने मुस्तरद कर दिया और ये बिल्कुल आपके लिए नाकाबिले कबूल है। अब मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब सारे मिलकर बैठेंगे इसके पॉइंट सामने आ जाएंगे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ये ऑपरेशन है और इस वजह से इसकी जरूरत है और इसके अंदर कोई नकल मकानी नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है आगा साहब, देखिए इन कैमरा सेशन बहुत ज़रूरी है और उसकी बात भी हुई है, कहा भी गया है। और अब होगा ये कि जब इन कैमरा सेशन अनाउंस किया जाएगा ये ना हो कि कुछ वही पॉलिटिकल पार्टी कहे कि जी हमें इन कैमरा नहीं चाहिए, हमें तो ओपन सेशन चाहिए। वो तो हर चीज़ पे कहती है कि हमें ओपन, यानी कि जितने मर्जी सिक्योरिटी कंसर्न इंपॉर्टेंट तरीन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो अपना शेयर की जा सकती है मुझसे या आपसे या किसी और से। इन कैमरा सेशन बिल्कुल होना चाहिए और ये मेरा ख्याल है कि कोई इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ही कोई नहीं, यानी कि कोई लिंक की चीज़ नहीं बनता है पॉलिटिक्स का इस विजन के साथ। तो उसके बाद उन पे डिपेंड करता है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो माने ना माने, हमें पाकिस्तान बचाना है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो मामलात यहाँ पर होते हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, तो ये सारी दुनिया देख रही है, ये खबरें बाहर भी जाती हैं। आपका क्या ख्याल है कि वहाँ नहीं जाती? आज उन्होंने कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने आपके कि खुदा ना खासा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मुल्क जो है ये नो गो एरिया कोई ना है, ये यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। बिल्कुल, देखिए आप मुझे ये बताएं कि सियालकोट में आप एक अपना यानी कि श्रीलंकन मैनेजर को आप अपना लिंच कर देते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एक श्रीलंकन जो है वो इन्वेस्टमेंट है ना, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। वहां पे आप अपना टूरिस्ट को मार देते हैं, लिंच कर देते हैं। ये रेडिकलाइजेशन जो है ये यही है ना, नो गो एरिया ना बन जाए। जो बिशाम वाला वाकया हुआ है, चाइना के स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, उनकी इन्वेस्टमेंट है, आप कैसे इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? फिर मैंने कहा ML1 आपसे हमने उस दिन भी बात की थी, ML1 ने पूरे पाकिस्तान के अंदर से गुजरना है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अपना नाई साहबा कि पॉलिटिकल पार्टीज माने ना माने, एज ए पाकिस्तानी मेरी आपके प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट है कि हमें पाकिस्तान बचाना है, उसके लिए जो भी हमें करना है वो करें, छोड़ें। इसमें देखें बात ये है कि अब मेरा ख्याल है कि बहुत हो चुका है और सारी दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी बात की थी
कि अमन कायम हो चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस, पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा जो है दुनिया में मुतारिफ करवाया जाए, ताकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सऊदी अरब, बहरीन, कतर और टर्की, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ेज़ 2 चल रहा है अब सी पैक का, ये सब सरमायाकारी आने के लिए बिल्कुल तैयार है। यूएई, तो ये सरमायाकारी जो है उसी वक्त आएगी जब पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन होगा, महफूज होगा, और यहाँ सिक्योरिटी के तमाम तकाजे जो हैं पूरे होंगे। दहशत गर्दी का मुकम्मल, दुनिया में कहीं दहशत गर्दी नहीं हो रही सिवाय पाकिस्तान के, या फिर आप देख लें पड़ोसी मुल्क में मकबूजा कश्मीर में हो रही है। आप इसको हर सूरत में ख़त्म करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरात हैं, और हमें इस खित्ते को भी पुरअमन बनाना होगा। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। हम बात कर रहे थे इस विजन के हवाले से, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लियर कर दी गई हैं। और ये भी बता दिया गया कि इस ऑपरेशन के कोई सियासी मकासद नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए, पाकिस्तान में अमन का क़याम के लिए, और फिर हम जब मईशत की बात करते हैं उसकी बहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि टारगेटेड, जो जिस तरह से पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे, उनको मुतहर्रिक किया जाएगा। कोई इस किस्म का बड़ा ऑपरेशन नहीं है कि जिसको आप तशबीह दें या जिसका मवाजना आप करें ऑपरेशन ज़रब से, राह निजात से, रद्दुल फ़साद से। ये उस किस्म का नहीं है, और ना ही इसमें नकल मकानी जो है वो कोई इस किस्म की चीज़ें होंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हाफिज़ ताहिर खलील साहब मेरे साथ मौजूद थे, इश्तियाक गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद रहे, और आका इकरार हारून साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, और कल नाज़रीन इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।